नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। दर्शकों, खास शख्सियत में आज हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के लॉयर डॉक्टर सूरत सिंह। आज हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे उनके जीवन सफ़र और सुप्रीम कोर्ट में उनकी प्रैक्टिस का जो उनका कैरियर है, उन सब तमाम बातों पर आज उनसे बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर सूरत सिंह जी से। डॉक्टर साहब नमस्कार। 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 कैसे हैं आप? हम आनंद से हैं। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, बहुत शानदार जी। और आपने पूरी रेवाड़ी का ही नहीं, पूरे देश का नाम सुप्रीम कोर्ट में रोशन किया है। धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, आप बेसिकली कहाँ के रहने वाले हैं? ओरिजिनली एक जगह है रेवाड़ी जी, जो हरियाणा और राजस्थान की बॉर्डर पे जी, दिल्ली से लगभग 85 किलोमीटर दूर। ओके। तो ओरिजिनली वहाँ से हैं। उससे पहले तो राजस्थान से निकले हुए कई सारे। तो डॉक्टर साहब, बचपन आपका वहीं गुजरा रेवाड़ी में? रेवाड़ी में मतलब पहली क्लास से लेके उस समय 14 क्लास होती थी, 10+4 जी। तो बीकॉम तक की पढ़ाई, स्कूलिंग और कॉलेज वो रेवाड़ी से की। अच्छा, रेवाड़ी से की आपने? जी जी। तो पारिवारिक जो बैकग्राउंड है आपकी, वो पारिवारिक मतलब एग्रीकल्चर से एसोसिएट थे या कोई जॉब में थे? आपके फादर वगैरह किस तरीके की पर्सनैलिटी थी? पिताश्री जो है अपने गाय बकरी का पालन, खेत का वो करते थे। तो गुर्जर परिवार। अच्छा, आप गुर्जर परिवार से ताल्लुक रखते हैं? जी जी जी। गुर्जर क्षत्रिय। जी 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 जी, बिल्कुल। तो आपके फादर का शुभ नाम? श्री हनुमान सिंह। हनुमान सिंह, अरे बड़ा डिसेंट नाम है डॉक्टर साहब। तो कितने बहन भाई हैं आप? हम जो है 3 भाई और 1 बहन, 4 कुल मिला के। आप अच्छा, 3 भाई और 1 बहन? 1 बहन। ओके। तो बड़े भाई साहब जो है हरियाणा रोडवेज में रहे इंस्पेक्टर जी। और उसके बाद अभी 2 साल पहले उनका मई में देहांत हो गया। तो 76 साल के हुए। अच्छा, आपका कौन सा नंबर है? मैं सबसे छोटा हूँ। सबसे छोटे? बीच में सिस्टर्स हैं तीनों? सबसे पहले बड़े भाई साहब बनी सिंह, फिर कमला बहन जी, और फिर प्रताप सिंह, और फिर हम। ओके जी। चलिए, बहुत बढ़िया। तो सिस्टर हैं अभी? नहीं, अनफॉर्चुनेटली सिस्टर। तो सिस्टर भी नहीं है? जी जी। ओके। तो जब आप बीकॉम करके वहाँ से, तो पारिवारिक परिस्थितियाँ कैसी थी? जैसे देखिए ऐसा एक चीज़ जो है ना, जब लोग जैसे किसान कहते हैं, लोग समझते हैं गरीब होंगे, कमजोर होंगे। ऐसा नहीं है। किसान के कई बहुत बड़े फायदे हैं जो लोगों को नहीं पता जी। सबसे पहले किसान में एक ऊर्जा होती है, एक शक्ति होती है जी। किसान में चीजों को साफ दृष्टा की तरह से देखने की ताकत होती है, बिना लाग लपेट के। जी जी। जैसे ऋषि यथावत चीजों को देखते हैं। अन्नदाता है किसान। अन्नदाता है किसान जी। एक किसान में साहस होता है चीजों को कहने का। बिल्कुल बिल्कुल। एक एनर्जी होती है जी, और एक सीधापन होता है, छल कपट नहीं होता जी जी। तो किसान परिवार से आने के कई गुण भी हैं जी। कुछ नेचुरली कमियां हैं जी, लेकिन कई गुण भी हैं। तो ये एक सौभाग्य रहा कि हम किसान परिवार से हैं, क्योंकि हमने किसी प्रकार की कोई कमी नहीं देखी जी, है ना। तो इसलिए जब आप कमी नहीं देखते और शुरू से ही विश्वास रहता है। दूसरे माँ हमारी बड़ी धार्मिक थी जी, तो वो बचपन से ही सत्यनारायण भगवान का व्रत करती थी। तो सत्यनारायण भगवान के व्रत में है सर्वदा विजय प्राप्त कराने वाला सत्यनारायण भगवान का ये व्रत जी। तो क्योंकि उसमें शब्द है कि सर्वदा विजय प्राप्त कराने वाला जी जी। तो जब इम्तिहान देने जाते तो ये कॉन्फिडेंस था कि भाई हम तो अच्छे मार्क्स लाएंगे जी जी जी, विजय तो फर्स्ट आएंगे। 1-2 बार तुक्के से फर्स्ट आ गए, फिर टीचर्स ने एनकरेज कर दिया। तो फिर उसके बाद फिर वो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उनको कहें कि उसमें योग्यता है। तो आप डॉक्टर साहब बचपन से ही टैलेंटेड थे या कैसे, क्या था? देखिए ऐसा है, ईश्वर की कृपा रही है, क्योंकि बड़े भाई साहब जो मुझसे 12.5 साल बड़े थे जी, वो कहते थे कि जब मैं 4 साल का था तो उन्होंने पूछा एक दिन कि भाई सबसे बड़ा कौन जी। अब देखो 4 साल का मैं और 16.5 साल के वो जी, तो मेरे सामने। तो मैंने कहा भाई सबसे बड़ा ओम। कहने लगा कैसे? मैंने कहा कल भजन सुन रहे थे ना, ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई, जो सिमरन करे ओम का शुद्ध आत्मा होए। तो भाई साहब बाद में कहते हैं, क्योंकि मुझे तो 4 साल का ध्यान नहीं है जी, कि वो भजन हमने एक दिन पहले सुना था जी, लेकिन सुना मैंने भी था, लेकिन इसको सारा ध्यान रहा और ये कनेक्ट कर पाया दोनों को 4 साल की उम्र जी। और जैसे कि गीता कंठस्थ थी बचपन में, वेदों शास्त्रों को बचपन में पढ़ा था, एक बार पढ़ लेते थे याद रहता था। तो ये ईश्वर की कृपा ही तो है जी जी, बिल्कुल। और उसके बाद जो है कॉन्फिडेंस का लेवल आदमी के करने पर होता है।
जी। तो जब हम बीकॉम में पढ़ रहे थे वहाँ सारा मीडियम उस समय तो, हालांकि इंग्लिश हमारी बहुत अच्छी रही, मैथमेटिक्स अच्छा रहा, लेकिन मीडियम तो सारा हिंदी था जी। तो हिंदी के बावजूद मुझे याद है 1975 की बात है, कॉलेज में थे जब जी, तो कंपटीशन सक्सेस हुई, एक मैगजीन निकलती थी दिल्ली से, तो उनका 1000 वर्ड्स का एसे का, इंग्लिश में एसे का कंपटीशन था सारे जी 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 जी। तो हमने कहा हम लिखेंगे, तो हमारे जो साथ वाले थे वो कहने लगे देखो रेवाड़ी के लिहाज से तुम्हारी अंग्रेजी ठीक है, इसमें सेंट स्टीफन दिल्ली, सेंट जेवियर्स बॉम्बे, प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता, बड़े बड़े नाम कॉलेजों के जिनके हमने सुने नहीं थे जी, उनके स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे, तुम कहीं भी नहीं रहोगे। हमने कहा भाई प्रयास करना जी हमारा काम है। तो मैंने ऐसे लिखा 1000 वर्ड्स का इंग्लिश में और दिल्ली भेज दिया। 3 महीने बाद उसका रिजल्ट आता है और रिजल्ट में जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया उनके नाम आते हैं और जो फर्स्ट आता है उसका ऐसे भी आता है जी। तो मेरे दोस्त ने 123 एंट्री थी टोटल, तो सबसे टॉप बॉटम से देखना शुरू किया, लास्ट में ही आएगा 123 नंबर नहीं है, 122 नंबर नहीं है, 121 नंबर नहीं है, 115 नंबर नहीं है, तो 10 बॉटम के देख लिए, तो कहा कहीं नहीं है, मैं पहले ही कह रहा था टाइम खराब कर रहा है। और मैं भी उदास हो गया कि भाई जो है, मैंने कहा चलो नहीं है, प्रयास किया, लेकिन ये देखते हैं कि जो फर्स्ट आया उसने क्या डिफरेंट लिखा है, क्या अलग लिखा है जी, और उसका तो ऐसे होगा तो पढ़ के हम सीखेंगे। फर्स्ट आया तो सूरज सिंह गुजरवाड़ा रेवाड़ी तो वो दोस्त जो है जी, जो कह रहा था कहीं नहीं आता है, वो कहता मुझे तो पक्का विश्वास है तू ही आएगा। पुराने टाइम में रिकॉर्डिंग नहीं थी, वरना मैं रिकॉर्ड करके दिखाता कि तूने 2 मिनट में लिखा। हो गया तब विश्वास था, जब नहीं हुआ तब नहीं आएगा। तो तब मैंने उसमें राकेश जी एक चीज सीखी कि लोगों की ओपिनियन तो बदलती रहती है, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, सही ध्यान देना चाहिए तथ्यों पर। चमत्कार को नमस्कार है। बिल्कुल। तो बीकॉम से आगे यात्रा फिर, तो बीकॉम के बाद फिर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में आए लॉ करने, LLB कैंपस लॉ सेंटर। तो जब हम लॉ कर रहे थे उस समय ऑनरेबल चीफ जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़ जो आज के चीफ जस्टिस हैं, ये भी हमारी क्लास में थे, सेम सेक्शन में थे जी। मजे की बात ये कि हम इनकी क्लास रिप्रेजेंटेटिव थे, यानी अध्यक्ष थे जी। तो जो है मैंने कहा भाई इसको हम बोलते थे डैनी ऑफिस में, डैनी। तो मैंने कहा डैनी व्हाट विल यू डू आफ्टर डूइंग LLB? तो उसने कहा मैं तो हार्वर्ड लॉ स्कूल के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। तो वहां से मुझे हार्वर्ड का पता चला। ओके। तो फिर हमने कहा भाई ये कर रहा है तो हम भी कर रहे हैं जी। कुछ पढ़ाई वढ़ाई भी ठीक थे, ईश्वर कृपा रही और जो है अप्लाई किया। मतलब आपको इनके कहने से ही जो है उस यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का पता चला और आप फिर उसी की लगन में लग गए। भाई रास्ता कोई ना कोई तो दिखाता है, तो पता इनसे चला। तो फिर जो है हमने अप्लाई किया और फिर 1984 में हमारा एडमिशन हो गया। पहले साल LLM के लिए टाटा ने स्कॉलरशिप दी थी जी। बहुत फेमस लॉयर रहे टाटा के, पालकी वाला, उन्होंने वो स्कॉलरशिप दिलाई जी। उसके बाद वहाँ जाने के बाद फिर उन्होंने रिजल्ट वगैरह, फिर जो है काफ़ी बड़ी स्कॉलरशिप हार्वर्ड ने हमें थी और हम 1 साल नहीं 6 साल तक हार्वर्ड में पढ़े। हार्वर्ड में पढ़े जी जी। उसके बाद फिर नेक्स्ट आपकी यात्रा आगे क्या रहा फिर? तो हार्वर्ड में पढ़ने के बाद और जब हम पढ़ रहे थे जी, तभी एक लंबा सा काला सा जो है जी स्टूडेंट आया जी। मुझे पता होता कि ये इतना आगे जाएगा लाइफ में तो मैं उसको बेला पुचकार के रखता लेकिन उस समय तो दोस्त थे साथ जी जी जी। बराक ओबामा आपके क्लासमेट थे? हाँ, वो मतलब वो अगस्त 88 में साथ थे क्लासमेट में। तो क्योंकि वहाँ अमेरिकन की और जो सारे फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उनकी कई क्लासें कॉमन होती हैं जी जी जी। तो इस तरह से जैसे प्रोफेसर ट्राइब है वो इसके भी प्रोफेसर रहे हैं। इनफैक्ट ये रहा वो फोटो, प्रोफेसर ट्राइब और हम खड़े हैं जी जी इसके इनॉग्रल में। ओके। तो फेवरेट प्रोफेसर तो कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह में जी वो रहे। तो आपने वहाँ से कौन सी डिग्री ली? वहाँ से कानून की सबसे बड़ी डिग्री होती है डॉक्टर ऑफ लॉ। अच्छा, डॉक्टर ऑफ लॉ आपने हार्वर्ड से किया? हार्वर्ड, मास्टर एंड डॉक्टर ऑफ लॉ। ओके। तो जैसे मास्टर ऑफ लॉ में तो हम 120 कंट्रीज से थे जी, लेकिन डॉक्टरेट में वो 5-7 ही लेते हैं, ज़्यादा नहीं, सारे वर्ल्ड से भी। इंडिया का नंबर भी 5 साल बाद आता है जी। तो मतलब कानून की वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी डिग्री है। आप जैसे हमारे पास है इस समय ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़ है जी, उनके पास है, कुछ गिने चुने लोगों के पास, सुप्रीम कोर्ट में मुश्किल से 5-6 लोग होंगे। तो वो हार्वर्ड के बाद फिर क्या है, क्योंकि इंग्लैंड और इंडिया का कनेक्शन रहता है जी, तो ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज का भी नाम है जी। तो फिर आते हुए हमने ऑक्सफोर्ड में पढ़ाया भी और पढ़ा भी
तो वहाँ से भी पढ़ाई की। वहाँ से क्या आपने डिग्री ली? वहाँ डिग्री उसको BCL बोलते हैं वैसे तो जी, लेकिन वो भी मास्टर के लगभग ही होती है। ओके। और वहाँ पढ़ाया भी हमने कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ US, UK एंड इंडिया करके एक कोर्स। तो उसके बाद फिर जो है 92 में वापस आए। तो इंग्लैंड कितने टाइम रहे आप? 2 साल। 2 साल रहे। 92 में आप यहाँ इंडिया वापस आए? आके जो है अटॉर्नी जनरल थे भारत के जी रामास्वामी जी, उनके यहाँ से प्रैक्टिस शुरू की। वो हमारे सीनियर रहे जी, उनसे काम सीखा और फिर फरवरी 93 से अपना खुद का काम शुरू कर दिया, लीगल प्रैक्टिस का। डायरेक्ट प्रैक्टिस सुप्रीम कोर्ट में आपने स्टार्ट की? हाँ, मतलब टॉप से ही किया क्योंकि टॉप से रहे। जी, जी। सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में करते थे, लेकिन जी, पहले दिन से ही सुप्रीम कोर्ट आर्ग्यू करते थे। ओके जी जी। तो शादी आपकी कब हुई? शादी मैं हार्वर्ड से आ चुका था जी, अप्रैल 90 में, ओके, और ऑक्सफोर्ड जाने वाला था, तो उस समय दिसंबर 90 में शादी हुई है, ओके, बढ़ाना परिवार में। जी जी जी। सुनीता ने भी LLB LLM की हुई है, ओके, और सुनीता प्रैक्टिसिंग नहीं है लेकिन वैसे एडवोकेट है, वो भी एडवोकेट, और LLB LLM है, इंटेलिजेंट बहुत हैं जी, और जो है बहुत ही अच्छे वैल्यू सिस्टम, मूल्य जिसके हों, जी 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 जी, उस तरह की हैं। कितने बच्चे हैं? एक गुड़िया निहारिका सिंह। निहारिका सिंह। तो निहारिका ने इंग्लैंड में पढ़ाई की है जी, और अब वो कनाडा में पढ़ाई कर रही है, ओके, पोस्ट ग्रेजुएट डिजिटल मार्केटिंग। ओके, जी जी। तो अभी तो अनमैरिड ही होंगी? हाँ, अभी 24 साल की है। 24 साल की है, जी, ओके। तो सुप्रीम कोर्ट में आप प्रैक्टिस लगभग 30 ईयर्स से 30 साल से कर रहे हैं। जी। तो कोई एक दो ऐसे बहुत ही हाई क्लास केसेस रहे होंगे जो आपने? हाँ हाँ, वो ईश्वर कृपा से हमारे पास ज़्यादातर बहुत बड़े बड़े केसेस रहे। जी। जैसे एक केस नरसिम्हा ब्राइवरी केस जो कहलाता है, JMM ब्राइवरी केस, जी, जिसमें वो 98 में हमने आर्ग्यू किया था, ओके, और अप्रैल 97 में जो है उसी केस में हमारे पास 50 करोड़ रुपए की रिश्वत की ऑफर आई थी, जी, जिसमें हमें 50 सेकंड भी नहीं लगे इनकार करने में। जी। तो ये अप्रैल 97 की बात है। ओके। सीताराम केसरी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जी जी जी, उनकी तरफ से था। तो इसमें क्या था कि कांग्रेस के 14 MP उन्होंने 45 लाख और एक पेट्रोल पंप, आरोप ये था कि 45 लाख और एक पेट्रोल पंप लेके अपनी वोट नरसिम्हा राव को भेज दी जी, और उनकी गवर्नमेंट चल गई। जी, बाद में गवर्नमेंट बदली तो उन पर करप्शन का केस चला। जेल किस में गए थे वो नरसिंह राव? इसमें नहीं गए। अच्छा, नहीं किसी मेरे पास थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ओके, जिन्होंने रिश्वत तथाकथित रूप से रिश्वत ली थी। तो सुप्रीम कोर्ट में हमने आर्ग्यू किया कि भाई ये 5 जजों के सामने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, जी जी जी, कि क्योंकि ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे तो अगर कुछ इन्होंने गलत भी किया तो पार्लियामेंट एक्शन ले सकते, कोर्ट्स नहीं। जी, सेपरेशन ऑफ पावर। तो उसको 5 में से 3 जजेस ने हमारी ओपिनियन को मान लिया, और उसमें हम 98 में जीत गए। जी जी। तो ये था। उसके अलावा करते ही रहते हैं, जैसे अभी अंबानी, अनिल अंबानी ग्रुप को 2500 एकड़ गाजियाबाद के पास पावर प्लांट बनाने के लिए जी किसानों से ली थी। जी जी जी, और मुआवजा सही ढंग से नहीं दिया गया था जी। तो उसको जो है हमने सुप्रीम कोर्ट में लड़ा, और अंबानी ये वही वाला है जिसमें विश्वनाथ प्रताप सिंह राजबब्बर वगैरह वही उन लोगों ने जो उसमें किया था। हाँ, मेरे पास भी प्रताप सिंह जी उस समय नहीं थे, उनके सुपुत्र जी अभय प्रताप सिंह जी आए। जी 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 जी। तो वो हमने सुप्रीम कोर्ट में जीत के अंबानी से वापस जमीन और किसानों के पास आ गई। ओके। तो अभी जैसे पिछले साल ही हमने ग्रेटर नोएडा के जो यमुना एक्सप्रेस अथॉरिटी के जो फार्मर्स हैं, जिनका ज़मीन एक्वायर हुई थी जी, और जिनको मुआवजा कम मिला था, उन्होंने एनहेंसमेंट के लिए किया था 64%, वो भी हमने 16 बिल्डर्स को हरा के, और पिछले साल 31 मई 2022 को 5,500 करोड़ किसानों को दिलवाए। जी। तो इसी तरह का रोचक प्रसंगों में एक हमने भैंस का केस किया। भैंस की वैल्यू 5,000, जी, वकील की फीस 50,000। ओके। एक गांव के प्रधान आए कि भाई ये भैंस जो है लाला राम की होनी चाहिए, लेकिन पड़ोस के सरपंच ने कह दिया ये श्यामलाल की है। जी। तो अगर भैंस चलेगी तो हमारी नाक कट जाएगी। नाक कट जाएगी। तो मैंने कहा देखो ऐसा है, ये है आज से ऑलमोस्ट 15 साल पहले की। तो मैंने कहा जी ऐसा है, हाँ आपको तो पता है हमारी फीस जो है अगर रियायत भी करते हैं तो 50,000 पर अपेरेंस की होगी 15 साल पहले। जी। तो और भैंस की वैल्यू क्या होगी? कहने लगा जी सवाल भैंस का नहीं है, सवाल नाक का है। नाक का, तो प्रेस्टीज का है।
फिर फीस जो भी कहोगे देंगे। तो फीस उन्होंने दी, हम गए और स्टे मिल गया, जीत आए। टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्टर ने कहा डॉक्टर साहब आज कोई न्यूज़ नहीं है। मैंने कहा न्यूज़ का मुझे पता नहीं, लेकिन अभी मैं एक भैंस का केस करके आ रहा हूँ, भैंस की वैल्यू 5,000, वकील की फीस 50,000। कहने लगा ऑर्डर हो गए। मैंने कहा ये लो। उन्होंने अगले दिन टाइम्स ऑफ इंडिया में 3 कॉलम की स्टोरी चलाई, मच एडो अबाउट ए बफलो, कि भैंस की कहानी, कि दिल्ली में कोई इंसानों की नहीं सुनता, लेकिन अगर आपके पास पैसे हों तो पशुओं की बात सुन ली जाती है। और इस तरह से उन्होंने सारी कहानी चलाई। तो इस तरह के रोचक प्रसंग भी होते हैं। तो डॉक्टर साहब, लाइफ जो है आपने कैसी लाइफ रही, मतलब वहाँ से यूएस और इंग्लैंड से आने के बाद जो आप प्रैक्टिस? ईश्वर की बड़ी कृपा शुरू से ही रही है जी। तो सब प्रकार से ईश्वर ने अच्छा सेहत दी, अच्छा काम है, सब आप अच्छे मित्र हैं। गुर्जर समाज से आते हैं जी, और गुर्जर समाज को लोग जो है अनएजुकेटेड और रूढ़ी और बहुत सारी ऐसी चीज़ों से जो है उनको वो कहते हैं, यहाँ लोग समझते नहीं कि गुर्जरों के 2 पक्ष हैं जी। जैसे किसी भी समाज में, अब ब्राह्मण समाज बहुत आगे जी, लेकिन कितने ही मिश्रा बेचारे यहाँ जो है रेडी चला के काम करते हैं जी, है ना जी, तो जी। सारे तो चीफ जस्टिस नहीं बनते ना। नहीं सही बात। इसी तरह गुर्जरों में एक है जो सम्राट मिहिर भोज की परंपरा से चला आ रहा है जी, जिनमें अपनी खुद की संस्कृति का, सभ्यता का, अपनी आत्मपरिभाषा का ज्ञान है जी। और एक है जो बेचारे कमजोर वर्ग के हैं जी। तो हम जब गुर्जर कहते हैं तो गुर्जर वो ओरिजिनल क्षत्रिय हैं जिन्होंने भारत की जो है ना मुसलमानों से 711 में जी रक्षा की, जब वो मुसलमान, वरना यहाँ आने की बजाय वो चले गई अफ्रीका और यूरोप, स्पेन पे मुसलमानों का 800 साल तक राज रहा है जी, 738 से लेके 1492 तक जी। अगर हिंदू कुश पे नागभट्ट प्रथम जो गुर्जर राजा है उनको ना रोकता जी, 3 साल पहले, 300 साल पहले ही आ जाते, यानी 738 में ही आ जाते जी। जबकि सोमनाथ पे अटैक 1032 में, तो 300 साल तक नहीं आए जी। तो ये जो है लोगों को ये नहीं पता है। दूसरे, जहाँ तक शिक्षा की बात है कि गुर्जर शिक्षित नहीं होते, अब औरों का तो ईश्वर जाने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तो हम सबसे हाईएस्ट एजुकेटेड लॉयर हैं जी। डॉक्टर ऑफ लॉ हार्वर्ड से, मास्टर दिल्ली, मास्टर ऑक्सफोर्ड, मास्टर हार्वर्ड, विद्या वाचस्पति, यानी वेदों उपनिषदों को जिसने अंततोगत्वा हाईएस्ट डिग्री होती है विद्या वाचस्पति, तो इतना कोई है ही नहीं। तो हम कैसे कहें गुर्जर पढ़े लिखे नहीं होते? अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बड़े बड़े केसेस लड़े हैं और आपने बड़ी बड़ी फीस भी आपने चार्ज की है। कभी कोई गरीब आदमी आया हो जिसके पास फीस ही? गरीब होगा, 30% केस गरीबों का करते हैं, 70% बड़े लोगों के केस जो अफोर्ड कर सकते हैं। अब जैसे परसों की बात जी, हम कोर्ट में खड़े थे तो एक लेडी बेचारी रो रही थी जी। तो हमने कहा क्यों, क्या हुआ? उसने कहा आप वकील हैं, फीस मांगेंगे। मैंने नहीं, फीस नहीं मांग रहे, बताओ क्या दिक्कत है जी। तो उसने अपनी कहानी बताई कि उसके भाई को जेल में मार दिया जी, तो केस उसका लगा हुआ था। तो हमने कहा देखो फीस की चिंता ना करो, फीस मुझे नहीं चाहिए, मैं आपका केस करूँगा। तो मैंने वहाँ जाके खड़े होकर जज के सामने आर्ग्यू किया। जज ने जो कहते थे वो सही ऑर्डर जो बन सकते थे तुरंत पास कर दिए जी। तो ऐसी बात नहीं है, कितने ही और केस हैं जो हमने निःशुल्क किए हैं, जहाँ कोई व्यक्ति वाकई जो है कमज़ोर है, साधन नहीं है, अन्याय हुआ है तो करते हैं। लेकिन 70% ऐसे ही जिसमें अच्छी फीस लेते हैं। बिल्कुल, वो तो अगर सारी आप करें तो फिर वो भारत में तो समस्या इतनी है जी, जी, कि उन्हीं की लाइन आ जाएगी। हाँ। शुरू में हमने पब्लिक इंटरेस्ट में किया तो कई लोग आए कि जी ये केस करना है और फीस तो आप लेंगे नहीं क्योंकि अमेरिका से सेवा करने आए। हमने कहा यार ये किसने कह दिया? है ना, जो देने लायक है उनसे लेंगे, जो नहीं है भाई उनका चलो ठीक है। अब आप 50 करोड़ की अपनी प्रॉपर्टी बचवाना चाह रहे हैं जी और कहें पब्लिक इंटरेस्ट में कर दो, भाई प्रॉपर्टी तुम्हारे पास जाएगी जी जी। नहीं वो तो नहीं हो सकता, लेकिन कोई लगता है कि भाई ये आदमी वास्तविक ही है तो निश्चित रूप से करते हैं, क्योंकि हम लोग भी पब्लिक डोमेन में रहते हैं और तो वो करते मीडिया से 70% हाईली पेड, 30% पब्लिक इंटरेस्ट। आप ऑन कैमरा बोल रहे हैं, मैं परेशान करूंगा आपको। देखिए ऐसा है 30%, 70 का भी ध्यान रखेंगे। 70 का भी रखेंगे, क्यों नहीं? कई सारे 70 भी रखेंगे। देखिए हाँ 70 के साथ 30। अच्छा
जैसे मार्केट में वो कहते हैं 30% ऑफ, तो वो ऑफ तभी है जब कुछ सामान खरीदो। चलिए ये भी, इसका भी ध्यान रखेंगे। लेकिन कोई ऐसी स्थिति भगवान ना लाए, लेकिन फिर भी नहीं, लाने की बात नहीं जी। बड़े बड़े पूंजीपति ये तो है। इंडिया में और बाहर में क्या फर्क है कानून में? यहाँ जब समस्या आ जाती है, जब वकील को कंसल्ट किया जाता है जी। बाहर के कंट्रीज में बड़े बड़े पूंजीपति पहले लीगल स्ट्रक्चर लॉयर को, भाई इसको किस तरह से किया जाए, क्योंकि लॉ का काम दिक्कतें आने पर उन्हीं को सोल्व करना नहीं, लॉ का काम है कि किस तरह का स्ट्रक्चर किया जाए जिससे अरब नहीं खरब जो है रुपए के और डॉलर्स के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं सब में लीगल स्ट्रक्चर। बराक ओबामा प्रेसिडेंट बने तो उसके बाद आपकी मुलाकात हुई उनसे? देखो ऐसा है, जब आदमी प्रेसिडेंट बनता है जी तो उसमें दुनिया भर की सिक्योरिटी हो जाती है जी। जैसे जब वो इंडिया में भी आए तो अगर सपोज करो मिलना चाहे तो दुनिया भर की वो रहती है जी जी जी। ये उनका बड़प्पन है कि वो ईमेल से टच में रहे जी। और जैसे नोबेल प्राइज जब उन्होंने मिला तो उन्होंने ईमेल हमें भेजा जी, और दोनों बार इनॉग्रेशन में हम गए जी। 2008 में बने थे तो उसका इनॉग्रेशन 20 जनवरी 2009 को था जी, उसमें गए। फिर दोबारा बने 2008 के बाद 12 में, तो इसका इनॉग्रेशन जनवरी 2013 में था जी। तो वो तो ऐसे लेवल पे, और आपको भी समझना चाहिए जी जी कि जो वर्ल्ड का सबसे इम्पोर्टेंट लीडर है उसमें अगर आप ये सोचें कि वो आपके पर्सनल टच में रहेगा और ये तो जी 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 वो संपर्क में है और ईमेल के माध्यम से या जैसे भी, हाँ जी जी, और आपकी ईमेल का जवाब देता है, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। अभी क्या पोजीशन है? जैसे अभी वो नहीं है, जैसे तो उन्होंने एक बहुत बड़ा काम जो किया था वो ये किया था कि जो है पाकिस्तान में इंडिया का बंदा था जिसकी बहन मेरे पास आई थी जी, सरबजीत, हाँ, जिसमें मूवी बनी थी, हाँ जी, तो सरबजीत, हाँ तो सरबजीत जो है उसको फांसी की सजा हो गई थी, तो उसकी बहन मेरे पास आई जी कि आप अभी इनॉग्रेशन अटेंड करके आए हैं प्रेसिडेंट ओबामा का, तो उसकी फांसी की सजा टलवा दो। हमने फ़ोन किया, उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति जरदारी को कहा होगा जी, तो वहाँ से फ़ोन आया कि भाई फांसी की सज़ा तो हम टाल रहे हैं जी, लेकिन इसको इंडिया वापस नहीं भेज रहे जी। अब अमेरिका का राष्ट्रपति इतना बिजी होता है फिर भी किसी की फांसी टलवाने के लिए फ़ोन कर दे, तो ये बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल जी जी। डॉक्टर साहब, हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं, जिनमें युवा साथी हैं जो अपने कैरियर्स को लेकर अभी विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज ये है कि ज़िंदगी में तरक्की करने के लिए सबसे पहले खुद पे विश्वास होना जरूरी है। दुनिया कुछ भी कहे लेकिन खुद के, और अगर आप धार्मिक है तो भगवान पे विश्वास करना, क्योंकि जैसे मैं जब रेवाड़ी में था जी, तो पुरानी एक फिल्म है मदर इंडिया जी, उसका एक गाना है, मालिक है तेरे साथ न डर गम से तू है दिल, हिम्मत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल जी जी, है ना। तो खुद पे विश्वास करना, ईश्वर पे विश्वास करना, तो वो जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सफलता जब आती है तब आती है, उससे पहले जो संघर्ष होता है और उसमें जो विश्वास को कायम रखते हैं और चीज़ों को अधूरे में नहीं छोड़ते, वही कामयाब होते हैं जी, जी है ना। बिल्कुल, हाँ, क्योंकि कई बार सफलता सामने नहीं होती। जैसे मैं हार्वर्ड के लिए जब अप्लाई किया तो इंडिया के टॉप लोग अप्लाई करते हैं, कितने चांसेस हैं जी, है ना। और उसके बाद जब वहाँ से वजीफ़ा जो मिला, शुरू पहले साल नहीं दिया, टाटा का स्कॉलरशिप थी जी, उस समय अगर हिम्मत नहीं रखते जी तो बात नहीं बनती। तो जब डिफ़िकल्ट टाइम होता है उसमें मनुष्य अपना विश्वास रखे और काम करता रहे, खुद पर, भगवान पर विश्वास करे, तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जीवन में बड़ा लक्ष्य रखना जरूरी है जी, क्योंकि जब तक आप अपने आप को स्ट्रेच नहीं करोगे तब तक आपकी क्वालिटीज निखर के नहीं आएंगी जी जी। वकालत तो आप नीचे की कोर्ट से भी शुरू कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अगर आप सर्वोच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में है तो एक स्टैंडर्ड अलग रहता है जी जी, है ना, बिल्कुल। तो अपना सर्कल उसी तरह का बनाना, क्योंकि जिस तरह की आप कंपनी रखोगे वैसी थिंकिंग होगी, वैसा विचार होगा, तो ये जरूरी है कि सामने बड़ा लक्ष्य रखें, उसके लिए काम करें, और लक्ष्य अपने लिए तो हो ही हो, वो तो पहला काम है, लेकिन उसके साथ साथ वो लक्ष्य पूरे समाज को, पूरी जाति को, पूरे राष्ट्र को, पूरे विश्व को कैसे लाभ दे, ये भी सोचना चाहिए।
क्योंकि ओबामा का जीवन एक ही चीज़ दिखाता है। ओबामा जब तक ये सोच रहा था कि मैं काला हूँ कि गोरा, क्योंकि इसकी माँ गोरी थी, बाप काला था, तब तक वो उलझा रहा जी। लेकिन जैसे ही उसने कहा कि भगवान ने जो गिफ्ट मुझे दिए हैं उनका मैं सबके लिए कैसे बढ़िया से बढ़िया इस्तेमाल करूं, तो तब वो बराक से ओबामा हो गया जी। और कहानी बदल गई जी। तो मनुष्य को अपने के खुद की तो रक्षा करनी ही चाहिए, कुछ का तो कल्याण करना ही चाहिए, तो वो तो मिनिमम है जी। लेकिन अपने साथ साथ औरों का भी कल्याण करना चाहिए। वर्तमान की जो परिस्थिति है हमारे देश की जी, गवर्नमेंट चल रही है और देश का सिनेरियो है जी, तो इसमें आप क्या समझते हैं? क्या आपको लगता है देश का जो हमारा मार्गदर्शन है, हमारे देश का जो रुख है, वो किस तरफ जा रहा है? देखिए, ऐसा है, सबसे पहले इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि मोदी जी बहुत बड़े देशभक्त हैं और भारत को आगे ले जाना चाहते हैं जी। लेकिन कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं कर सकता, उसको सही टीम मिले, सही एडवाइजर्स मिले, क्योंकि दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी अगर सही इन्फॉर्मेशन ना मिले, सही लोग उसके आस पड़ोस गाइड ना करें तो फिर आगे बढ़ेंगे। तो कुछ तो मोदी जी के एडवाइज़र बहुत अच्छे हैं जी, लेकिन सबके बारे में ये नहीं कहा जा सकता जी जी जी। तो राजा का सबसे पहला कर्तव्य है कि जो उसके जो सलाह देने वाले हैं वो सही हों, जिनका विजन हो जी, जिनका कमिटमेंट हो, और उसके साथ साथ एबिलिटी हो, योग्यता हो कि वो देखें कि भारत में क्या हो रहा है, विश्व में क्या हो रहा है। क्योंकि अग्नि नाम समझते थे, जलता हुआ दिया ही तो जला सकता है जी, अगर खुद बुझाए तो दूसरे को क्या प्रकाश देगा। तो राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है कि भाई उसके चारों तरफ जो लोग हैं वो उसको सही सलाह देने वाले हों, और उनका भी कमिटमेंट हो कि जिस तरह से मोदी जी राष्ट्र को आगे ले जाना चाहते हैं। और ये संदेह नहीं कि इस समय भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था है परचेजिंग पावर कैपेसिटी में देखें तो। राइट डायरेक्शन में है देश, डायरेक्शन काफ़ी हद तक राइट है, कुछ में और काम किया जा सकता है जी 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 बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप गुर्जर कम्युनिटी से आते हैं जी, और गुर्जर कम्युनिटी का जो इतिहास है वो बड़ा स्वर्णिम इतिहास रहा है जी। लेकिन पिछले 100-150 सालों में परिस्थितियाँ ऐसी बदली कि जो स्वर्णिम इतिहास था उसको दबा दिया गया, और आज के टाइम में गुर्जर कम्युनिटी अपने इतिहास के लिए संघर्ष कर रही है। तो जो लोग, जिन लोगों ने शहादत दी, जिन लोगों ने अच्छे काम के लिए देश के असली अच्छे काम किए, उन लोगों को इतिहास में कैसे दर्ज किया जा सकता है? देखिए, आप एक एडवोकेट हैं। देखिए, ऐसा एक तो सबसे पहले इतिहास को सही ढंग से पढ़ाया जाए जी। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कैसे पता चला कि हमारा इतिहास इतना गौरवशाली है, तो उसके लिए हम जो है एक बार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की एक किताब है वंडर दैट वाज इंडिया जी, डॉक्टर एलन बासव ने लिखी, वो पढ़ रहे थे। तो उसमें जब 9वीं शताब्दी में आए तो भारत का मैप उन्होंने दिया हुआ है जी। अब ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का हिस्ट्री का प्रोफेसर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की किताब में कह रहा है, ये किसी जातीय पत्रिका में नहीं है। तो जब हमने 9वीं सेंचुरी का 9 AD का इंडिया का मैप देखा तो उसमें सबसे बड़ा ऊपर साम्राज्य गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी जी, जो काबुल से लेके नेपाल तक सारा मध्य भारत में सारा, और गुर्जर रक्षित प्रदेश गुजरात। तो तब हमने देखा कि ये तो हमें इतिहास में पढ़ा ही नहीं जा रहा है जी। तो गुर्जर क्या थे क्या नहीं थे जब सही नहीं पढ़ाओगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल राजपूत शब्द आता है, सबको राजपूत काल कहते हैं। राजपूत शब्द 1196 से पहले था नहीं जी, सब क्षत्रिय था जी। तो अब क्षत्रिय में हम सारे आते हैं जी, क्षत्रिय में अहीर, जाट, गुर्जर, राजपूत। तो लेकिन मान लो ये कहें कि भाई जो गुर्जर राजा थे तो या तो उनको गुर्जर राजा कहो। राजपूत शब्द जब 1196 नहीं है तो 7वीं 8वीं शताब्दी के को आप राजपूत कैसे कह सकते हैं जी जी, है ना, लेकिन कहा जा रहा है जी। तो इसी तरह से इतिहास को सही ढंग से पढ़ाया जाए, और वो इतिहास वही लिखता है जो जीतता है जी। तो मेरा तो संदेश यही है कि एक तो शिक्षा, खासतौर से नारियों की शिक्षा गुर्जरों में हो, उसके बाद शिक्षा के साथ साथ पॉलिटिकल पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, आर्थिक पावर ये आए, और साथ ही संस्कार नए नए, सबसे बड़ी है कि नई नई चीज़ें सीखना। मेरा हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड जाने का पर्पज एक ही था कि वर्ल्ड की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ से प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स, नोबेल प्राइज विनर सारे ये निकलते हैं जी जी। तो ये ऐसा क्या सिखाते हैं, ऐसा क्या करते हैं, इनकी थॉट प्रोसेस क्या है, इनके एक्शंस क्या हैं, ताकि उनको जाना जाए और किया जाए। तो सतत सीखना
कांस्टेंट लर्निंग, उससे कोई भी जाति और समाज आगे बढ़ता है। और जहाँ सीखने की बजाय अहंकार आ जाए, घमंड आ जाए, उसका पतन होता है। बिल्कुल सही। तो ये जो है बढ़िया से जब अंग्रेज बने, क्योंकि उन्होंने सारी दुनिया से सीखा जी। 1870 में जापान ने सारी दुनिया से सीखा, मेजी रेस्टोरेशन जिसको बोलते हैं, तो वो आगे बढ़े। तो जो सीखेगा वो आगे बढ़ेगा, जो अपने घमंड में अहंकार में पड़ा रह जाएगा वो धीरे धीरे उसका डिक्लाइन हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जो यंगस्टर्स एडवोकेट्स हैं, जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं या उस तरीके की चीज़ सोचते हैं, उनके बारे में आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में या कहीं भी करना चाहें, निश्चित रूपेण वकालत के धंधे में मेहनत तो बहुत है जी, क्योंकि बहुत पढ़ना पड़ता है। अब हम 4-4, 5-5 हज़ार पेज एक दिन में पढ़ते हैं जी। हाँ, तो लेकिन उसकी हम लोगों को आदत हो जाती है कि इसमें रेलिवेंट क्या है। तो अगर आगे बढ़ना है किसी चीज़ में, खिलाड़ी को ही देख लो, अगर मेहनत है कितनी ज़्यादा उसको प्रैक्टिस करना, एक्सरसाइज प्रैक्टिस। फिल्म एक्टर या एक्ट्रेसेस का जीवन आप आसान समझते हो, मेरे कई क्लाइंट हैं जी जी, कितनी मेहनत करते हैं वो, तो आगे बढ़ने के लिए परिश्रम तो करना पड़ेगा। दूसरे परिश्रम के साथ साथ सही गाइडेंस, मेंटोर, उनको गाइड करने वाले जो उस रास्ते पर चले हैं, है ना जी, तो जी। सीखना, जैसे मैंने पहले भी कहा जी 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 बिल्कुल, तो और खुद में और ईश्वर में विश्वास रखना, तो ये सारी चीजें करेंगे तो निश्चित रूपेण। और एक अंतिम बात कि जिंदगी को जैसी है उसी को एंजॉय करना सीखो। ये नहीं कि जब मैं चीफ जस्टिस बन जाऊंगा या फलां हो जाऊंगा तब होगा, या जब मेरे पास प्रेजेंट में उसी को एंजॉय कीजिए। तो प्रोसेस इज एज इम्पोर्टेंट एज द प्रोडक्ट। फाइनल जो है ना डेस्टिनेशन, तो मंजिल जैसे जैसे कदम आप जा रहे हैं तो रोज कुछ सेलिब्रेट करें और सुबह उठ के ईश्वर को धन्यवाद करें जो अच्छी चीजें आपको मिली हैं। तो पहले आप याद करें किन चीजों के लिए आप ईश्वर के या प्रकृति के आभारी हैं जी। ये नहीं कि कमियां निकालने में तो फिर कमियां ही, हाँ, मतलब दुखी रहेंगे तो फिर तो हाँ, वो चीजें नहीं होंगी। तो समझदार आदमी अपनी लिमिटेशन को समझता है लेकिन अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करता है। हमें भी गुजरों में दुनिया भर की स्ट्रेंथ है, उस पर फोकस करें। लिमिटेशन तो किस में नहीं होती, कमियां निकालने में लगे तो सभी में, लेकिन हमें खूबियां भी बहुत है। जैसा मैंने कहा, किसान पुत्र होने के नाते किसान पुत्र में कई विशेषताएं जी, कई गुण होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो बहुत कुछ, बहुत दिया देने वाले ने तुझको, है ना जी, तो ईश्वर ने बहुत दिया है और उसको और आगे बढ़ाएं। अच्छा, अंतिम मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, गुर्जर कम्युनिटी से आप बिलोंग रखते हैं और अभी गुर्जर कम्युनिटी को नेशनल लेवल पर कोई लीडरशिप अभी कोई जनरेट नहीं हुई है, तो सचिन पायलट पर आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या आपको लगता है? देखिए, ऐसा है, सचिन पायलट, राजेश पायलट जी जो हमारे मित्र थे जी, उनके सुपुत्र हैं। अमेरिका में वॉर्टन जैसी प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं जी। कमिटमेंट उसका भी समाज के लिए है जी। नेचुरली मौका मिलना चाहिए, लेकिन साथ साथ यही है ना कि समाज हमारे समाज में जो है, जैसे जंगल में सारे ही शेर होते हैं जी, तो यहाँ क्षत्रियों में ये दिक्कत होती है कि कोई किसी को किसी का लीडर नहीं मानता। तो इसलिए ये तो राजेश पायलट जी के व्यक्तित्व में तो एक स्पेस बहुत ही आकर्षण था जी, लोगों से जुड़ जाते थे वो। बिल्कुल ग्रास रूट से निकल के आए। उस तरह के नेता तो बड़ा सदियों के बाद आते हैं जी जी, है ना बिल्कुल। लेकिन ये है कि ये जो अलग अलग प्रयास कर रहे हैं, ये जुड़े, एक कोऑर्डिनेशन हो जी, है ना। ये नहीं कि एक को नेता माने, लेकिन एक दूसरे का सपोर्ट करें। बिल्कुल। गुर्जरों में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जो एक काम बढ़िया करता है दूसरा उसको क्रिटिसाइज करने लगा। ऐसा नहीं। अब जैसे ये गुर्जर महोत्सव हुआ, दूसरा हुआ, ये अच्छी बात है, जागृति हो रही है। हाँ, कमियां तो हर एक प्रोग्राम में होती है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन कुल मिला के जो पॉजिटिव तौर पे जो आदमी इनिशिएटिव ले रहा है उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। आपस में एक दूसरे का सम्मान करें, आपस में एक दूसरे की जो मदद हो सकती है वो करें, और दूसरी बिरादरियों को साथ लेके चलें। गुर्जर महान का मतलब ये नहीं कि दूसरे महान नहीं है जी जी जी, है ना बिल्कुल। वो एक हमने अपने दोस्त को कहा कि मैंने कहा ये बड़ा अच्छा आदमी है, तो मेरा एक भाई खड़ा था, कहने लगा मैं कौन सा हिस्ट्री शीटर हूँ। तो मतलब एक बढ़िया है तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा खराब हो गया, है ना। सही बात है। तो इसलिए एक दूसरे के लिए म्यूचुअल एप्रिसिएशन होनी चाहिए। और लाइफ में बड़ा सिंपल सिद्धांत है, आई एम ओके यू आर ओके। सही बात है ना। बड़ा कमियां निकालोगे तो फिर दूसरा भी निकालेगा। तो ऐसा बिल्कुल बिल्कुल, कमियां निकालोगे तो सद्भावना के साथ रहें
और ईश्वर ने जो ये अपॉर्चुनिटी दी है मानव जीवन की, जी, इसका संपूर्ण आनंद उठाए। बिल्कुल। हमारी संस्कृति के अनुसार जीवन के 4 लक्ष्य हैं, जी, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। यानी मनुष्य अपना कर्तव्य करे, फंडामेंटल ट्रूथ्स हैं, सच्चाई है, उनको जाने। अर्थ यानी शक्ति और ताकत कमाए, पैसा कमाए। काम यानी अपनी इच्छाओं की पूर्ति करे। अगर इस तरह से करेंगे तो आपको मोक्ष यानी आनंद, दुखों से मुक्ति और आनंद वो मिलेगा। जी, और अपना और सबका कल्याण करें। चलिए, बहुत शानदार आपने बातें बताई। थैंक यू। दर्शकों, आज हमारी बात हो रही है डॉक्टर सूरज सिंह जी से। उन्होंने बहुत शानदार बातें, अपने अनुभव हमसे शेयर किए। तो डॉक्टर साहब, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। धन्यवाद। आपसे बात करके हमें बड़ा अच्छा लगा पवार साहब। और आपने बड़ी अच्छी बातें बताई। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप देखते रहे रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। नमस्कार।